बशीर बद्र कहते हैं, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। क्या बात है। ममता जी को हम सभी, खासकर मैं, देखने से पहले से जानते हैं, क्योंकि हम सब उन्हें सुनते आए हैं। मेरा पहला सवाल उनसे यही है कि ममता जी, अल्फाज या आवाज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा पसंद है? आपको रेडियो सखी ममता बहुत करीब लगती है या लेखिका ममता अपने ज़्यादा करीब लगती है? जी। शुरुआत बड़ी मुश्किल सवाल से किया है। अल्फाज और आवाज़ दोनों से ही प्यार करना होता है, रेडियो सखी को भी और एक लेखिका को भी। जब लिखने बैठती हूँ तो जाहिर सी बात है कि उस समय आवाज़ को भूल जाती हूँ, और जब आवाज़ के लिए माइक्रोफोन के सामने होती हूँ तो अल्फाज को भूल जाती हूँ, उन अल्फाज को जो लेखिका में होती है। और प्यार दोनों से होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है कि दोनों में तय कर पाना। जब मैं अपने दफ्तर में होती हूँ, माइक्रोफोन के सामने होती हूँ या कोई स्टेज पर प्रोग्राम कर रही होती हूँ तो जाहिर है उससे प्यार होता है, और उस समय मैं रेडियो सखी बन जाती हूँ। और जब लिख रही होती हूँ तो पूरी तरह से खुद को लेखिका में ढाल देती हूँ, सब कुछ भूलकर अपने खोह में चली जाती हूँ। कितना खूबसूरत जवाब। दूसरा सवाल, जाहिर सी बात है हम किरकिरी कथा संग्रह पर बात करने को यहाँ उपस्थित हैं। मैं दरअसल उसके बारे में एक सवाल करना चाहूँगा जो पढ़ते समय मेरे जहन में आया कि आप भी सुने कि जो कहानियाँ हैं उसके उन्वान कितने प्यारे हैं और कितने अच्छी तरह से सोच कर लिखे गए होंगे। हथेली पर पिघलता चांद, तुझी मी वाट पाते, किरकिरी, मन का सिस्टम शट डाउन नहीं होता, अधजगी आँखों की गुफ्तगू, ये दाग दाग उजाला और स्कूबा डाइविंग। मेरा सवाल ये है ममता जी कि इसमें से अगर मेरे पास मैंने अगर ये कहानियाँ लिखी होती तो मुझे सबसे बड़ी समस्या ये होती कि मैं अपनी किताब का नाम कौन सी कहानी से दूँ। ये समस्या क्या आपके साथ थी? और अगर इस सवाल को दूसरे तरह से अगर मैं कहूँ तो इस संकलन का नाम किरकिरी ही क्यों? बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने किया है। सच कहें तो मेरे साथ भी ये मुश्किल आई थी, और मुझे लगता है कि हर लेखक के साथ ये मुश्किल आती है कि उसका नाम क्या रखा जाए, कहानी हो या उपन्यास, उसका शीर्षक क्या रखा जाए। और एक कथा संग्रह का शीर्षक वो भी राजकमल प्रकाशन से आ रहा हो तो फिर और मुश्किल बढ़ जाती है कि इतना बड़ा प्रकाशक और हमारी किताब आ रही है, उसका शीर्षक ही बहुत सही सटीक होना चाहिए। तो सच बताऊँ तो इसका शीर्षक रखा था हमने हथेली पर पिघलता चांद। इसके पीछे की एक कहानी है। हथेली पर पिघलता चांद मेरे ख्याल से इस संग्रह में पीछे से चलें तो तीसरी कहानी थी, और उसी पर प्रेरित होकर मैंने शीर्षक रखा था। लेकिन इसका ब्लर्ब लिखने के लिए जब अपने जाने माने साहित्यकार और वरिष्ठ साहित्यकार ऋषिकेश सुलभ जी को ब्लर्ब लिखने के लिए कहा गया, और उन्होंने मेरी कहानियाँ पढ़ी और ब्लर्ब लिखा, तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया। एक शाम को मैं कहीं जा रही थी, उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि बस बड़े संकोच से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ज़रूर, आप बोलिए। तुम्हारे कथा संग्रह से जुड़ा हुआ, तुमने हथेली पर पिघलता चांद रखा है कथा संग्रह का शीर्षक, ऐसे लगता है कि किसी कविता संग्रह का ये शीर्षक लगता है। तो अगर तुम इसको बदल दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मेरे जहन में भी तुरंत मेरे जहन में बात आई कि हाँ, ये तो सही कह रहे हैं कि हथेली पर पिघलता चांद, जबकि कहानी वो यथार्थवादी है। तो अगर वो कविता जैसा लग रहा है इनको तो सभी को लगेगा, आम पाठक को भी लगेगा। तो फिर मैंने कहा कि तो फिर आप ही सुझाइए कि इसका क्या शीर्षक रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि कहानियों में से चुनो, कोई और शीर्षक भी रख सकती हो, अब किरकिरी ही बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अरे वाह, तो आपने तो मेरे मुंह की बात जैसे छीन ली, तो मैं किरकिरी ही रख देती हूँ। तो मैंने किरकिरी के लिए यहाँ राजकमल प्रकाशन के समूह को, पूरी टीम को मैंने ये सुझाव भेजा और ये कहा कि किरकिरी कैसा रहेगा। और निरुपम जी से भी बात हुई, और धर्मेंद्र सुशांत जी उस समय देख रहे थे वो पांडुलिपि शायद, तो उनसे भी मैंने ये बात कही, तो उन लोगों को भी ये पसंद आई। और किरकिरी ही क्यों रखी गई कहानी, अगला सवाल जहन में आ सकता है, तो मैं इसके पीछे की भी एक कहानी आपको बताना चाहती हूँ। किरकिरी वो कहानी है जब कोरोना काल में सब लोग घरों में कैद थे। 2 साल का जो समय था बेहद डरावना, भयावह,
पीड़ादायक था। उस समय राजकमल प्रकाशन ने एक डिजिटल मैगज़ीन शुरू की थी और उस निरुपम जी कहीं होंगे तो उन्हें पता है, सत्यानंद निरुपम जी ने मैसेज किया मुझे कि एक कहानी चाहिए और कल चाहिए। वो भी यूनुस जी को मैसेज किया कि कल ममता से कही कि कहानी लिख के दे कल। तो इन्होंने मुझे कहा कि लिख के दे दो, तो मैंने कहा एक दिन में कहानी कैसे लिख सकती हूँ, वो भी उस हालात में जबकि हमें रोज़ दफ्तर जाना है, हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं। और उस समय बिल्डिंग में इतनी स्ट्रिक्टली रूल मुंबई में तो था कि कोई भी मेड नहीं आ सकती है, आपको बर्तन भी धोना है, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है। ऐसे हालात में प्लस ऑफिस की जिम्मेदारी वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो मैंने कहा एक दिन में तो कोई कहानी हो ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है कविता लिखना भी एक मुश्किल काम है, वो तो और बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कहानी तो नहीं हो सकती है। तो यूनुस जी ने मुझे थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाया, एक दिन नहीं तो 2 दिन मांग लो, कोई एक दिन बोल रहा है तो 2-3 दिन का टाइम होगा। तो मैंने मैसेज किया उनको कि क्या आप 3 दिन का टाइम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, 3 दिन में लिख के भेज दीजिए। तो जब 3 दिन का टाइम मिल गया, खड़े होने की जगह मिल गई, तो फिर मैंने बैठने की जगह ढूंढ ली। तो मैंने 4 दिन में वो कहानी लिखी। इस बीच जादू की भी बहुत अहम भूमिका रही। जादू ने भी बहुत सारी घरेलू जिम्मेदारियां निभाई। वो कहता था मम्मा आप खाना मत बनाओ, मैं बनाऊंगा, आप सिर्फ दफ्तर जाओ और कहानी लिखो। तो वो कहानी लिखी गई किरकिरी, और इसका शीर्षक भी सत्यानंद निरुपम ने दिया क्योंकि मैंने कोई शीर्षक और दिया था। तो इसका श्रेय निरुपम जी को जाता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल मेरा आपकी कहानियों से है, जो पढ़ते समय मैं समझ पाया। चाहे वो किरकिरी की स्मिता हो या हथेली पर पिघलता चांद के अल्ताफ वानी, दोनों ही लोग, मैंने कुछ एक और कहानियों में ये कहीं ना कहीं महसूस किया कि कार्यालयी राजनीति से बहुत प्रभावित हैं। ऐसा क्यों है? क्या यह सायास है, अनायास है, या फिर कुछ ऐसा है जो आप बताना या लिखना ही चाह रही थी और कहानियों के माध्यम से आपने कहा? जी। सत्या जी, आप भी नौकरी पेशा वाले हैं, मैं भी नौकरी पेशा वाली हूँ। यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरा ये कहना है कि जो आपने कार्यालयीन राजनीति या कुटिलता की बात है, तो कहाँ नहीं है, समाज में है, घर में है, राजनीति कहाँ नहीं है। पूरा देश राजनीति से तो चल रहा है। तो हर जगह राजनीति हम आस पास देखते हैं, जो उसे महसूस करते हैं, और कई बार उस बड़े करीबी दोस्तों मित्रों को देखते हैं उस पीड़ा से गुजरते हुए। तो वो पात्र हमारे इर्द गिर्द हैं, तो उन पात्रों को मैंने अपने इर्द गिर्द ही पाया है, उठाया है, और वो जो पीड़ा होती है वो मैंने महसूस किया है। और उसमें जो जिस कहानी का किरकिरी में ही 2 पात्र हैं, एक मतलब बॉस है और उसकी सबॉर्डिनेट है, दोनों की टसल है, और इसमें जो बॉस है सबॉर्डिनेट के टैलेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये कहने की बात है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि घरों में मैंने जो महसूस किया है कि महिलाएं ही कई बार महिलाओं की दुश्मन बन जाती हैं, वो चाहे सास बहू हों, कई बार माँ बेटी को भी हमने झगड़ते देखा है। तो जब 2 महिला बॉस होती है तो मुझे लगता है टसल ज़्यादा होते हैं, उनके विचारों के मुठभेड़ ज़्यादा होते हैं। तो ये विचारों के मुठभेड़ की कहानी है, और जो बॉस है वो निश्चित रूप से अपना झंडा हमेशा ऊंचा रखना चाहती है। तो कुछ इसी तरह की कहानी वो हमारे इर्द गिर्द है। आप भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, महसूस किया होगा। और तुझी मी वाट पाते, ये कहानी कहाँ से आपके जहन में आई? मैं जानना चाहूँगा कि अगर मैं ये बताऊँ कि कोई 60-70 वर्षीय वृद्धा के अपने प्यार का, प्रेम का इंतज़ार जो है, ये मुझे इस कहानी ने बहुत बहुत अंतस तक छुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका जो प्रस्थान बिंदु का है वो कहाँ से है, कहाँ से ये कहानी आपके जहन में आई? जी। देखिए, हमारे इर्द गिर्द जो पात्र होते हैं, घटनाएं होती हैं, प्रेरित तो वहीं से होती हैं कहानियाँ। इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है। अब मुझे अपने थोड़ा सा निजी जीवन पे जाना पड़ेगा। ये प्रेम कथा लिखी गई है। प्रेम कथा को मैंने सायास रूप दिया है। दरअसल इसकी प्रेरणा वहाँ से मिली थी। हम लोग एक बार रायगढ़ गए थे घूमने, दापोली।
और वहाँ गए और वहाँ समंदर का बहुत सुंदर किनारा है, ठाठे मारता लहराता हुआ समंदर लहरों के सामने, भला किसको नहीं अच्छा लगता। हम लोग भी गए और वहाँ कई ऐसे बीच हैं जो बिल्कुल ग्रामीण बीच है और वहाँ मछुआरों की बस्ती है, छोटी छोटी बस्तियां हैं जहाँ मछुआरे जाते हैं, समुद्र मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, फिर कई कई दिन घर नहीं लौटते हैं। तो उस बीच पर हम लोग, उस बीच का नाम हमें इस वक्त नहीं याद आ रहा, अगर यूनुस जी को याद आ रहा हो तो बताएं। उस बीच का नाम अंजरले बीच था, बहुत बड़ा विशाल बीच। और वहाँ ख़ास बात कि बड़े सुस्ती से लोग बैठे रहते थे, मतलब कोई किसी से मतलब नहीं, ताल्लुक़ नहीं। तो हम लोग भी गए और हम लोग वहाँ पानी में थोड़ी देर छापक छैया खेला और उसके बाद फिर मन हुआ कि हम लोग यहाँ भीड़ से निकलकर थोड़ी दूर तक जाएं, जहाँ सुनसान है। सुनसान मतलब थोड़ी दूर तक समंदर के किनारे किनारे गाड़ी से जाएं। और गाड़ी चली, थोड़ी दूर जाकर एक जगह पर रेत था, रेत में गाड़ी मेरी धंस गई, मतलब पूरी तरह से धंस गई, गाड़ी आगे नहीं चल सकती थी। हम काफ़ी आगे जा चुके थे, वहाँ पर इंसान नाम का कोई चीज़ नहीं, बस समंदर की ऊंची ऊंची लहरें, समंदर का शोर, डरावना शोर। और वो वक्त था, शाम होने को थी, बड़ा डर लगा। तो यूनुस जी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और जादू निकले भीड़ की ओर। भीड़ बहुत दूर, मतलब अगर हम 20 मिनट पैदल चलेंगे तब कहीं जाके हमें इंसान मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर भी बेहिसाब बेइंतहा हम दौड़ना शुरू कर दिए। जादू बहुत तेज़ आगे निकल गया, मैं दौड़ रही थी, तभी रास्ते में 3 आदमी आ रहे थे, वो लोग पूना से आए थे। और मैंने लंबी, मतलब सांस मेरी धौकनी की तरह चल रही थी और मैंने ऐसे धड़कते दिल से सांस रोके, हमने कहा प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमारी गाड़ी, वहाँ मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे हैं और वो गाड़ी धंस गई रेत के अंदर, आगे नहीं जा रही, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा अरे यहाँ पर कॉमन बात है, हमारी भी एक बार गाड़ी ऐसे धंस गई थी, चलिए हम निकलवाते हैं। तो 3 बंदे चले पीछे को, मुझे लगा नहीं कि ये गाड़ी वापस निकल सकती है। हम तो ये मान के बैठे कि गाड़ी यहीं धंस गई, अब हम लोगों को कुछ और ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो वो 3 बंदे गए और कुछ पत्थर वत्थर कहीं से ले आए और गाड़ी स्टार्ट हो गई। और ये कहा कि गाड़ी रोकना मत बीच में, सीधे जाना, और रुकी गाड़ी तो फिर यही हाल होगा। तो फिर बड़ी तेज़ी से गाड़ी ले गए और वहाँ पर हम लोग, जहाँ हमारा रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट में हम लोग गए। तो उस दिन डर के मारे हम समंदर के किनारे नहीं गए। और फिर वो बात मेरे जहन में आई और वहाँ की खूबसूरती, वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे फूल और नदी का किनारा, वहाँ लोग कहीं छोटा सा स्टॉल लगा के, वहाँ के जो लोकल लोग, कोंकणी लोग होते हैं, वो कुछ कोंकणी में बात कर रहे हैं। तो कहानी वहाँ से प्रेरित थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे सिंपल ये कहानी लिख देंगे तो एक यथार्थवादी सत्य घटना सी हो जाएगी। तो फिर मैंने इस पर प्रेम कहानी बुनी, क्योंकि प्रेम कहानी लगता है कि लोगों को ज़्यादा आकृष्ट करती है। तो प्रेम कथा के इर्द गिर्द बुनी हुई ये कहानी है, इसके पीछे की ये कहानी थी। बढ़िया। आपने एक शब्द यूज़ किया, प्रयोग किया, छापक छैया। मैं वहाँ इसलिए रुक गया कि मुझे आपकी किताब से एक और शब्द याद आ गया, लोलक लैया। जब आप इस किताब को पढ़ें तो जाने कि उस शब्द का क्या अर्थ है। बड़ी खूबसूरती से ममता जी ने वो शब्द इस्तेमाल किया है। एक और बात जो आपने ममता जी कही कि आप अपने किरदार जो है वो अपने आसपास के लोगों से ही उठाती हैं या वो कहानियाँ उठाती हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या कहानी पढ़ते समय आपके पात्र खुद को पहचान पाएंगे? बिल्कुल। उन पात्रों को मैं जीती हूँ, नींद से जाग जाती हूँ। कई बार वो पात्र मुझे नींद से जगाते हैं, दस्तक देते हैं। कई बार मैं जब कहानी लिख रही होती हूँ तो सपने में वो कहानी आती है और पता चलता है कि लिख रही हूँ, अंधेरा छाया है, कलम नहीं चल रही है और एक डर सा लग रहा है। ये अक्सर ही होता है, मतलब ये बोलने के साथ भी होता है कि मैं रेडियो आकाशवाणी जा रही हूँ और पहुँच नहीं पा रही हूँ, माइक्रोफोन पे आवाज़ नहीं जा रही। तो ये जब मैं कोई कहानी लिख रही होती हूँ तो ये मेरे साथ अक्सर होता है। कई बार मैं नींद से हड़बड़ा के उठ जाती हूँ और उस पात्र को जो मेरे भीतर दस्तक दे रहा है, उस पात्र को फिर मैं जीने लगती हूँ और इसलिए कई बार मैं आधी रात को उठकर लिखने लगती हूँ। ऐसा कोई वक्त निर्धारित नहीं होता है कि मैं शाम को ही लिखूँगी या सुबह लिखूँगी, या मेरा फिक्स टाइम नहीं है। जब जहाँ मौका मिलता है वहाँ लिख लेती हूँ। तो निश्चित रूप से पात्र मेरे बड़े प्रिय होते हैं, अजीज़ होते हैं, मेरे भीतर बाकायदा चहलकदमी कर रहे होते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह ज़िद करते हैं, उन्हें मैं जीती हूँ फिर लिखती हूँ। और कथानक, मेरा सवाल करने का अर्थ यह है कि मैंने जितना पढ़ा और जितना समझ पाया उसके लिहाज से मैंने देखा कि आपकी कहानियों में कहानी का प्लॉट जो है, कथानक और किरदार दोनों बराबर इम्पोर्टेंस लिए हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी कहानी में केवल कथानक ही बहुत ज़्यादा सशक्त है और पात्र गौण है, तो ऐसा मुझे नहीं दिखा। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जब
लिखती हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि कोई किरदार आपने सोच लिया है और उसके बाद आप कहानियाँ लिखती हैं, या पहले आप अपनी अपनी कहानी सोचती हैं, अपना कथानक सोचती हैं और उसके इर्द गिर्द फिर अपने किरदार बुनती हैं? मतलब मैं फिर से सवाल दोहरा दूं कि आप लिखते समय क्या कथानक को ज़्यादा महत्व देती हैं या पात्रों को ज़्यादा महत्व देती हैं? जी। देखिए सत्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कहानी के लिए। कथानक, पात्रों का, कथा शिल्प का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम पाते हैं कि कहानी बड़ी सशक्त होती है, लेकिन उसमें पात्रों की कमी होती है तो एक तरफा हो जाती है कहानी, एकालाप जैसा हो जाता है, तो कुछ जगहों पर आकर उबाऊ भी हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि कथानक और पात्रों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, कई बार कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अंतर्मन की कहानी होती है, जहाँ पर पात्रों की उतनी अहमियत नहीं होती है जितनी कथानक की। लेकिन मैं निजी तौर पर पहले मेरे जहन में एक कहानी आती है, कहानी बुनती हूँ, उसके बाद पात्र गढ़ती हूँ। जैसे कि ये दापोली वाली कहानी का ही जिक्र किया आपने, तो वहाँ पर पहले मैंने कथानक बुना, फिर मैंने पात्र गढ़े, फिर दादी का किरदार चुना और अभिधा का किरदार चुना। ये जो एक कहानी है हथेली पर पिघलता चांद, इसमें भी यही हुआ कि कहानी मेरे जहन में आई, लेकिन कहानी आती कहाँ से, वो हम इर्द गिर्द पात्र देखते हैं, पात्रों को देखकर ही हमारे भीतर कथानक पैदा होता है। तो दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। ममता जी, अगर हमारे आसपास या जो इसके बाद भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, वो नए लेखक जिनको आप ये बताएं या बताना चाहें कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं लिखना, वो सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि बाकी सारे जो दैनिक हमारी जिम्मेदारी हैं, अलावा उसके हमें एक नौकरी भी करनी होती है। तो इसके बाद जो है आप लिखने के में जो है इतना एक्टिव हैं, वो समय कैसे निकालती हैं? जी। सच कहें तो ये मुझे भी कभी पता नहीं चल पाता है। मुझे भी कई बार ये लगता है कि मैं कैसे करती हूँ, वो हो जाता है। मैंने कहानी के लिए जिक्र भी किया कि आधी रात को नींद खुली और मैं लिखने लगती हूँ। पता चला 2 पन्ने लिखे कि याद आता है कि मेरी तो सुबह की ड्यूटी है, अभी मुझे 5:30 बजे ऑफिस जाना है। तो देखा कि 2:30 बज रहे हैं, अरे अभी थोड़ी देर बाद मुझे तैयार होना है। तो मैं फटाक से वो पन्ना पलट के रख के और मैं अलार्म लगा के सो जाती हूँ। तो 1 घंटे की नींद मिली या नहीं मिली, ऐसे होता है। लेकिन उसी में वक्त चुरा के किया जा सकता है काम। ऑफिस, घरेलू जिम्मेदारी, थोड़ी ये हर स्त्री के लिए मुश्किल होता है, हर लेखिका के लिए ये मुश्किल आती है कि वो कैसे लिखें, कैसे मैनेज करें, और घर को, दफ्तर को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे साथ भी कई बार मुश्किलें आई कि जादू जब छोटा था तो जब कई बार ऑन डिमांड कहानी लिखी जा रही थी, तो जब छोटा था, अब तो समझदार हो गया है, वो कहता है कि मम्मा आप लिखो, मैं अपना देख लूँगा। लेकिन जब छोटा था तो ठीक उसी वक्त जैसे लिखने बैठी, ठीक उसी समय उसका रोना शुरू होता था, ठीक उसी समय अपनी कोई डिमांड लेके करता था, मुझे यही चाहिए, मुझे अभी यही खाना है। तो मुश्किल होती है कि वो पन्ना फिर वहीं रखा रह जाता था, 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद उस कहानी पर लौटते थे। तो ये मुश्किल मेरे लिए आई। लेकिन हाँ, ऐसे ही चलते चलते जब मैं गाड़ी में जा रही होती हूँ, पैदल चल रही होती हूँ, या फिर मैं कोई म्यूज़िक सुन रही होती हूँ, खाना बनाते वक्त, प्लॉट मेरे जहन में चलते रहते हैं और उस प्लॉट को जब भी मौका मिलता है तो मैं लिखती हूँ। और हाँ, अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो मेरे पास एक मोबाइल में नोट पैड होता है। नोट पैड में जैसे कोई पंक्तियाँ मेरे जहन में आई तो मैं नोट पैड में नोट कर लेती हूँ, और वो फिर जब लिखने बैठती हूँ तो उसे खोज के इस्तेमाल भी करती हूँ। ये दोस्तों आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि गाहे बगाहे अगर आपको कुछ ऐसी कोई लाइन रुच जाए या समझ आए जो आपको लगे कि आप भूल जाएंगे, और आप भूल ही जाएंगे क्योंकि आइडियाज़ बहुत स्लिपरी होते हैं, दिमाग से तुरंत निकल जाते हैं, तो आप नोटपैड में उसी वक्त उसे यूज़ कर लें, आप उसे सहेज लें, ताकि आप बाद में कभी आप जब आप लिखने बैठें तो वो आपके ध्यान में रहे, अदरवाइज़ चीज़ें निकल जाती हैं। बहुत अच्छी बात ममता जी ने बताई। ममता जी, किरकिरी संकलन के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया? परेशानी से मेरी मुराद ये है कि कौन सा किरदार आपके वश में नहीं था, आपको लगता था कि इसे कंट्रोल करना पड़ रहा है, मतलब आपको खुद से ऐसा लगता था कि ये कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहा है जिसे मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, कर्टेल, ऐसा कोई किरदार रहा जो आपको लगता है कि आपको लगे कि उस पर ज़्यादा काम आपने ज़्यादा काम किया, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा काम किया? जी। ऐसा तो मुश्किल होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि मेरे काबू से बाहर जाए या मेरी कलम से बाहर जाए। मैं उसे
मैं उसे कंट्रोल में रखती हूँ, सारे किरदार को अपने काबू में रखती हूँ और बता के रखती हूँ कि ये लिमिट है, ये सीमा रेखा है, इसके बाहर नहीं जाना है। लेकिन हाँ, वो जो हथेली पर पिघलता चांद है, अल्ताफ बानी वाली कहानी, उसमें मुझे मुश्किल थोड़ी सी इसलिए पड़ी क्योंकि वो एक कहानी ऐसी है कि कश्मीर से आया हुआ एक बंदा है जो बनारस की गलियों में आकर उसका तबादला हुआ है और उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, हरियाली, वो सब छोड़कर आता है और एक तो शहर, पूरी प्राकृतिक परिवेश पूरा बदल जाता है, पूरा परिदृश्य बदल गया है, कल्चर बदल गया, संस्कृति बदल गई है। उसमें वो कैसा भी बर्ताव करता है, लोग हमेशा उसको शक की निगाहों से देखते हैं, चूँकि वो कश्मीर से आया है। कश्मीर से आया हुआ वो सोचता है कि नॉर्मल इंसान रहे, लेकिन शुरू में वो रहता है पर उस पर इतने आक्षेप लगाए जाते हैं, उसको इतने शक के नज़रिए से देखा जाता है, तो उसकी पीड़ा कहीं न कहीं बढ़ती जाती है। लेकिन एक सीमा तक मुझे ये ध्यान रखना था कि कहीं उसकी पीड़ा इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि लोग फिर ये इल्ज़ाम लगाने लगे कि यहाँ कहाँ होता है ऐसा, जबकि होता है हमारे आसपास। तो वो अपने उन दिनों को याद करता है जब उसकी माँ और एक हिंदू परिवार होता है, पंडित अंकल और उनके परिवार के 2 लोग ईद मनाते हैं साथ में, दिवाली होली मनाते हैं, ये पूरा जिक्र है उसमें। उसके बावजूद एक महिला है, वो खाना खा रहा है तो वो आके टिफ़िन में झांकती है कि तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, नॉनवेज नहीं लाए हो? वो कहता है कि नहीं खाता हूँ लेकिन आज नहीं लाया हूँ। तो उसको यकीन नहीं होता है कि नॉनवेज नहीं खा रहा है। वो झांक के देखती है तो इसमें तो पूरी और खीर है, तो अरे तुम्हारे यहाँ पूरी और खीर भी खाई जाती है क्या? तो ये जो तुम्हारे यहाँ इन लोगों में इस तरह की बातें होती हैं, तो वो उसको बहुत सालती है, तकलीफ़ देती है। फिर उसके बाद उसको सबसे बड़ा झटका तब लगता है, एक नाटक का वो रच रहा है, नाटक करवा रहा है और पूरी मंडली उसने तैयार की है और कहानी का अंत वहाँ पर होता है कि अचानक उसको जो उसका इंचार्ज होता है उसे छीन लिया जाता है, इंचार्ज किसी और को बना दिया जाता है कि आप नहीं जा सकते हैं, आपको नहीं करना है नाटक। तो ये सबसे बड़ा झटका उसके लिए होता है। उसकी पीड़ा का सागर अथाह सागर है, जहाँ पर वो समझ ही नहीं पाता है कि अब तक, मतलब फिर उसको याद आता है कि कप, चाय के कप के लिए बुलाया गया, जो उसके प्रिंसिपल ने बुलाया, तो उसका कप काले रंग का है और नॉर्मल कप में चाय पिलाए जा रहे हो जो सफ़ेद है। तो सारी बातें उसके जहन में झंझनाती हैं। उसको मैंने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ममता जी, मेरे पास आपके लिए 5 सवाल हैं जिसके जवाब आपको केवल हाँ या ना में देने हैं, ठीक है? बहुत सिंपली जी। पहला सवाल है, नहीं बहुत, अपना नाम गूगल करती हैं? नहीं। क्या किसी ऐसे साहित्यिक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है जिससे निकल भागने को मन करता है? बहुत सारे। प्रकाशक जब किताब प्रकाशित करने में देरी करता है तो गुस्सा आता है? गुस्सा तो नहीं आता है, इंतज़ार करना पड़ता है। सोशल मीडिया गॉसिप करती हैं? नहीं। ऐसी किसी किताब की प्रशंसा की है जो आप लिखना नहीं चाहती थी? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल सवाल है। कई बार ऐसे मित्रों की किताबें आती हैं जो पढ़ने में नहीं अच्छी लगती, उबाऊ होती हैं, लेकिन उनके सामने ही कहना पड़ता है हाँ ठीक है किताब। आपके साथ भी हुआ होगा। बहुत शुक्रिया ममता जी। प्राची की आंख खुली तो उसने देखा अंधेरा सा छाया हुआ है। दिन है या रात, ये समझना मुश्किल हो रहा था। बाहर का अंधेरा उसके मन पर काबिज हो रहा था। पथरीली ज़मीन, न कोई खिड़की, न कोई दरवाज़ा दिख रहा है। एक कोने में बिछी चटाई पर एक लड़की सिर में दुपट्टा लपेटे अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर इबादत कर रही है। वो लड़की नमाज पढ़ रही है। एलेना ने प्राची के चेहरे को पढ़ते हुए कहा, मैंने अपने क्राइस्ट से कहा है, वे हमें हिफाजत से अपने घर पहुंचा देंगे। मुसीबत के पल में ऐसे भरोसे उम्मीद जगाते हैं। सचमुच अपने सपने को अंजाम देना मझधार में तैरती कश्ती की तरह होता है। अपने इस झुंड में बहुत कम लोग दिख रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? प्राची की निगाहें अर्नव और दूसरे साथियों को खोज रही थी। तुमसे जो बातें कर रहा था अर्नव, तेज धूप और लू बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे रास्ते में बुखार फिर न्यूमोनिया हो गया था। न पानी मिला, न कोई डॉक्टर उपलब्ध हो पाया। डिहाइड्रेशन हो गया। 2 दिन तक तड़पता रहा। उसकी जीभ तालू से चिपक गई थी, हाथ पांव शिथिल, और फिर वो अगली सुबह ज़मीन से उठ नहीं पाया। वो शायद बेंगलुरु से आया था, एक हैदराबादी जिसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही थीं। प्रोफेसर ने कहा था उसे लू लगी है, प्रोफेसर फॉल्कोवस्की। वो बहुत रो रहा था, कह रहा था उसकी माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर उसे
डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। मेरी माँ मेरे न होने का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, उसका कोई और नहीं। टूटे फूटे शब्दों में उसका ये आखिरी वाक्य उसके हलक में ही अटक गया था। बताते हुए एलिना अपने पैरों को अपने ही हाथों से दबाती हुई तलवों में पड़े छालों को सहला रही थी। उसकी आंखों की नमी जैसे सूखे में बदल गई हो। एलिना प्राची की हथेलियां अपने हाथ में लेती हुई आगे बोलने लगी। कच्ची पगडंडियों पर चलते हुए एक तालाब से हम सब ने पानी पिया था, बिना ये विचार किए कि पानी गंदा है या पीने लायक। रास्ते में एक जगह एक औरत आड़ू लिए जा रही थी। सब ने वही खाकर भूख मिटाई। वो तो आसमान से आई फरिश्ता सी थी। मुझे तो कुछ भी नहीं याद आ रहा है। मैं यहाँ कैसे पहुँची? अनगिनत सवाल प्राची के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। मैंने तुम्हें नींद की दवा दे दी थी जब तुम्हारे पेट में भयानक दर्द हो रहा था। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई का ये पहला प्रयोग था। बुरा लगा ये प्रयोग करके, लेकिन क्या करते, मजबूरी थी। वायुमंडल में धुएं का जहर घुल गया था। सबके पेट में दर्द और सबको मछली सी आ रही थी। दवा मैंने भी ली थी और हम लोग चलते रहे अपनी तकलीफ़ें भूलकर। जाने कितनी दूर तक और देर तक चलते रहे। आगे जाती हुई एक लॉरी जिसमें गैस सिलेंडर, बर्तन, गेहूं, चावल की बोरियां, केन, पानी की केन और भी तमाम चीज़ें ठुसी हुई थी, उसे रोका और उसी के कोने में तुम्हारे सिर पर गीला चादर लपेटकर तुम्हें बिठा दिया गया था। एलिना बोल रही थी और प्राची अपनी वीरान आंखों से बंकर की उधड़ी दीवार को देख रही थी। असल में प्राची की आंखें सिर्फ एक दीवार पर टिकी थीं। वो कुछ भी नहीं देख रही थी। अचानक निर्विकार बनी प्राची के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकलने लगी। उसके मुंह से निकलती विचित्र सी आवाज़ें विलाप में बदलकर बंकर की गोलाकार दीवारों से टकराकर इको पैदा करने लगी। उसकी आंखों की पुतलियों में वो दिन तैरने लगा। एक रोज़ जब वो स्कूल में खेलती खेलती मैदान से कच्चे बीहड़ मैदान में चली गई थी और पैर में कांच का टुकड़ा चुभ गया था और खून की धारा देखकर वो बहुत रोई चिल्लाई थी। मम्मी पापा को स्कूल से आना पड़ा था। मम्मी की गोद पाते ही दर्द आधा हो गया था। वो दृश्य गायब हुआ तो अपने पैर में पड़े छाले को दबाकर उसमें चुभी फांस निकालने लगी। मम्मी, 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 मम्मी कहाँ हो? मम्मी, कांपती आवाज़ में कहती हुई उसने अपनी ज़बान से सूख गए तालू को तर किया। फिर औचक, एकदम चुप, निर्विकार, जैसे उसके शरीर में प्राण ही न बचे हों। प्राची का विलाप वहाँ मौजूद छात्रों की आंखों में सुनामी बन गालों से बह रहा था। कितनी कितनी मुश्किलों को धकेल कर ये छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आए थे। अब सपनों की टूट फूट के साथ उसके दिल के भी टुकड़े हो रहे थे। बंकर में आने के बाद इन छात्रों की ज़िंदगी तो काफ़ी हद तक सुरक्षित हो गई थी, लेकिन मन और ज़्यादा असुरक्षित। मन में एक अलग तरह का युद्ध चल रहा था। अब हमारे सपनों का क्या होगा? वापस अपने देश पहुंच भी गए तो क्या इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई जारी रह पाएगी? यूक्रेन रिटर्न छात्र को कौन इंस्टीट्यूशन एडमिशन देगा और कौन कंपनी नौकरी देगा? माँ पिता ने इन बड़े बड़े सपनों में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्या वो रकम वापस मिलेगी? संतान का घर छोड़कर परदेश जाने पर उसके दिल का खालीपन लौटाया जा सकेगा? क्या उन्हें लौटाए जा सकेंगे कतरा कतरा इंतज़ार के लम्हे? देखिए, किताब के रिलीज़ का कार्यक्रम दरअसल किताब का एक सेलिब्रेशन होता है। किताब छप करके आना ये एक बहुत बड़ी और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई किताब प्रकाशित हुई है, कि उसका हर
अक्षर जो है वो सुरक्षित है और वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले तो ममता जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि इनकी किताब छपी है और उसका यहाँ लोकार्पण हुआ। कहानियों के बारे में 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। मैंने उनकी 4 कहानियाँ पढ़ी हैं और उन 4 कहानियों के आधार पर ही अपनी बात मैं रख पाऊँगा। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी कहानियों में, जिसकी मैं बहुत कदर भी करता हूँ, कि अपने सामाजिक यथार्थ से, अपने जीवन से, अपने आसपास से बहुत जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। इनमें से किसी कहानी को आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे जीवन से बाहर की कहानी है। बहुत जीवन से सटी हुई कहानियाँ हैं, जीवन के गहन अनुभवों के ऊपर केंद्रित आधारित कहानियाँ हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इन्होंने अपने विषयों को एक भावनात्मक स्तर के ऊपर उठाया है। गद्य में भावनात्मक स्तर के ऊपर उठाना कहानियों को वो एक जोखिम भरा काम होता है। कभी कभी ये होता है कि कहानी का कथ्य जो है वो भावनात्मकता का शिकार हो जाता है और जो मुख्य बात है वो दब जाती है। लेकिन इनकी कहानियों में ऐसा नहीं है, बल्कि इनकी कहानियाँ जो हैं वो एक गहन भावुक अनुभवों के साथ कथ्य को आगे बढ़ाती हुई लगती हैं। तो ये दूसरी बात है कि जो इनकी रचनाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात कहना चाहूँगा, हिंदी कहानी का आज एक मुहावरा है। हिंदी कहानी का एक स्थापित और प्रचलित मुहावरा है, जिस मुहावरे में हिंदी की आज की कहानी लिखी जाती है। ये मुहावरा हर लेखक का अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि ये एक सही हो, क्योंकि जितने भी लोग कहानी आज लिख रहे हैं उनके सबके अपने अपने अलग मुहावरे हैं। लेकिन फिर भी उनको मिला जुला करके जो हिंदी कहानी का एक मुहावरा बनता है, जो एक भाषा हिंदी कहानी की बनती है, तो उससे इनका मुहावरा और इनकी भाषा कुछ अलग है, उससे अलग है। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हर लेखक अपना मुहावरा और अपनी भाषा बनाता है। तो इसमें जैसे कि मैंने कहा था कि भावनात्मकता का जो पुट है वो भाषा को थोड़ा सा और पूरे ट्रीटमेंट को थोड़ा सा हिंदी कहानी की जो एक मुख्य धारा है उससे पहचान एक बनाने का काम करता है, वो अलग पहचान बनाने का काम करता है। ये भी एक बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही कुछ 2-3 बातें थी जो मैं कहना चाहता था कि और इनकी जो वो कहानी मैंने पढ़ी, ये जो बाद अभी चर्चा यहाँ हो रही थी, वो कश्मीरी जो युवक की कहानी है, तो उस तरह की कहानी लिखना भी आज एक बहुत हिम्मत का काम है, बड़ा काम है उस तरह की कहानी लिखना। और इन्होंने उस विषय को उठाया है जो एक बहुत संवेदनशील विषय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उसी के साथ साथ उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं। तो इन्होंने बड़ी हिम्मत से उस विषय को उठाया है और बहुत गहराई में जाकर उस आदमी की भावनाओं को चित्रित किया है, जिस आदमी के ऊपर भारत के बाहर होने का या भारत उतना भारतीय न होने का या बहुत अलग होने का एक ठप्पा सा हर जगह लगाया जाता है। जहाँ वो जा रहा है, जो भी वो कर रहा है, तो उसको एक अलग पहचान दी जाती है कि वो हमारी पहचान से अलग है। और ये धीरे धीरे किस प्रकार से उसके ऊपर बोझ बनता जाता है, किस प्रकार से एक भार उसके ऊपर आ जाता है, ये कहानी में बड़ी सुंदरता से आया है। तो इस तरह से इनकी सामाजिक यथार्थ की जो कहानियाँ हैं, जिसमें बहुत से आयाम आते हैं निकल के, प्रेम का एक ऐसा रूप आता है सामने देखने के लिए कि जो आपको बड़ा प्रभावित करता है, बड़ा आकर्षित करता है। एक गहन प्रेम का जो आभास है, कहानी है उनकी।
इसी तरह से नौकरशाही पर भी उनकी कहानियाँ हैं। तो जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि हमारे आसपास से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं, मतलब इन कहानियों के वो महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो मैं इनको फिर एक बार बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं कि आप लिखें और लिखें, अच्छा से अच्छा लिखें। बहुत धन्यवाद।